अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपके सोशल साइंस की आर्थिक विकास की जो बुक है उसका पहला पार्ट विकास पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है आय और अन्य मापदंड। किन किन स्रोतों से आय हो सकती है और किन किन प्रकारों से आय का मापदंड किया जा सकता है। हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। अब सिर्फ एक अच्छी आमदनी ही सब कुछ नहीं होता है। आज़ादी और जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ आपका मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ बराबरी होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब समानता का व्यवहार सभी से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से अच्छा और दूसरे से बुरा किया जा रहा है। तो हम ऐसे ही देश या क्षेत्र के बारे में भी सोच सकते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? अब अगर ऐसे सोचें तो और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में यह आंकड़े वर्ष 2015-2016 के वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन के हैं। हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ जो कहा है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उन्होंने कहा अब इसको छोड़ो और इसको अलग तरीके से समझो। इसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्य में हरियाणा के प्रति व्यक्ति की आय सबसे अधिक है और सबसे पीछे बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ यह है कि औसत हरियाणा में एक व्यक्ति का एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है। मतलब पर व्यक्ति की कितनी है? 1,62,038 रुपीज़। तो पर व्यक्ति की इतनी इनकम है पर ईयर। जबकि बिहार में औसत वह केवल 31,454 रुपये कमा पाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्य में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो फिर ये तो डेवलप्ड हो गया और ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, यहाँ सबसे कम डेवलप है। ठीक है, इन तीनों राज्य में कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे तो पर पर्सन की इनकम दे दी थी कि पर पर्सन कैपिटा कितना है। ठीक, सबसे हाईएस्ट किसका है? हरियाणा का, फिर केरल और लास्ट में कौन है? बिहार। अगर इनकम के बेसिस पे हम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे तो हरियाणा डेवलप्ड हो जाएगा और लीस्ट डेवलप में कौन आएगा? डेवलपिंग में बिहार आएगा। अब यहाँ पे एक और चार्ट दिया है, हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। अब क्या क्या तुलना की जा सकती हैं? शिशु की मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, प्रति 100 व्यक्ति, उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष। अब उन्होंने हरियाणा, केरल और बिहार के जो छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है वो डेथ रेट निकाला, कितने एजुकेटेड है वो निकाला, और पर पर्सन 14 to 15 ईयर वालों का भी निकाला। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्यान। शिशु मृत्यु दर मतलब किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चे जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, वो दिखाती है। साक्षरता 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। अब एजुकेशन के क्षेत्र में कितने ईयर उन्होंने रखी है? 7। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। अब पर्टिकुलर परसेंटेज निकाला कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन सी एज के? 14 और 15 ईयर वाले। तो ये एक और टेबल दी थी हमें समझने के लिए। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 36
तथा जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसे तालिका 1.3 में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि ये आंकड़ा किस वर्ष के हैं। वर्ष 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों, खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार में लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा में लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वह वहाँ नहीं होते। अगर यह आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। अब जो वहाँ का रेट है बच्चों को लेकर के जो स्कूल जाते हैं या नहीं, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि बिहार में अगर हम देखें तो वाकई परसेंटेज के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 100 बच्चों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत कम बच्चे 14 से 15 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। और डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो ये हमें क्या दर्शाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम इन्हीं बातों को लेकर तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ आय को लेकर करें, बाकी चीज़ों को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल से औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। अब सिर्फ ऐसा क्यों कि हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया से सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहां से सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ाओगे? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद अब तक नहीं, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज में इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। अब उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ जेब में रखा पैसा ही सब कुछ यहाँ सारी सेवाएं नहीं दे सकता। कभी कभी सामाजिक तौर पे आगे बढ़ने पर ही हमें हमारी सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था कि आप पर हाउस के लिए गार्ड रखने से बेटर है कि पूरे इलाके के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम कर ले, तो आप सभी सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार से एजुकेशन के लिए भी देखा जा सकता है
कि आप पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो इसके आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है।